हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पाइन मेडिकोस। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे एंटीबॉडी के इंट्रोडक्शन से। सो एंटीबॉडी, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, जिसे आईजी से डिनोट करते हैं, एक वाई शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रोड्यूस होती है प्लाज्मा सेल्स से। प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं? एक्टिवेटेड बी सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स, इन रेस्पॉन्स टू एन एंटीजन। मीन्स जब बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल एंटीजन एंटर करता है तो उसके सरफेस पर स्पेसिफिक एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस एंटीजन के रेस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट्स, जिसे बी सेल भी कहते हैं, ये एक्टिव हो जाती है प्लाज्मा सेल्स में। फिर ये प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस और सिक्रेट करती हैं वाई शेप्ड एंटीबॉडीज को, जो इस एंटीजन को किल करने के लिए इम्यून सेल्स को हेल्प करती है। ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन्स 5 क्लासेस या आइसोटाइप्स में डिवाइडेड है, जो है आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। ओके, तो अब हम एंटीबॉडी के एक जनरल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ओके, तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स और 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स। ओके, अब हम इन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन्स के डिफरेंट सेगमेंट्स को डिटेल में समझेंगे। सो एंटीबॉडी का फर्स्ट सेगमेंट है हैवी और लाइट चेन। ऑल 4 हैवी एंड लाइट चेन्स बाउंड ईच अदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हैवी चेन और लाइट चेन, ये सब आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू बाउंड है। चारों हैवी और लाइट चेन में 2 एंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक एमिनो टर्मिनल एंड और दूसरा कार्बोक्सिल एंड। ओके, जो टॉप पे प्रेजेंट होता है और दूसरा टेल पे प्रेजेंट होता है। तो चलिए अब हैवी चेन को स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं। सो हैवी चेन लॉन्गर चेन होती है। ओके, इनकी लेंथ लाइट चेन से लॉन्ग होती है और इनका मोलिकुलर वेट 50,000 डाल्टन होता है। ओके, सो 2 हैवी चेन है तो एक इंडिविजुअल हैवी चेन का वेट होता है 50,000 डाल्टन। ओके, हैवी चेन के भी 5 क्लासेस या टाइप्स होते हैं और सभी हैवी चेन के क्लासेस और टाइप्स स्ट्रक्चरली और एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट या एक दूसरे से अलग होते हैं, और इन हैवी चेन के टाइप्स को ग्रीक लेटर से डेजिग्नेट करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये हैवी चेन के टाइप्स जो ग्रीक लेटर से सिंबलाइज हैं। नंबर 1 गामा, एल्फा, म्यू, डेल्टा और एप्सिलॉन। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास या टाइप्स है वो हैवी चेन के टाइप्स पर ही डिपेंडेंट है। अगर हैवी चेन का टाइप होगा गामा तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? आईजीजी। अगर एल्फा होगा तो आईजीए, म्यू हैवी चेन होगी तो आईजीएम, डेल्टा हैवी चेन होगी तो आईजीडी और एप्सिलॉन होगी तो आईजीई। सो इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी किस टाइप की होगी? वो एंटीबॉडी के हैवी चेन पर डिपेंडेंट है। सो हैवी चेन में जो एमिनो एसिड का नंबर होता है वो वेरी करता है। एग्जाम्पल के लिए एल्फा हैवी चेन में एमिनो एसिड नंबर होते हैं 446, जबकि म्यू चेन में 576 एमिनो एसिड नंबर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हम लाइट चेन को डिस्कस करते हैं। लाइट चेन शॉर्ट चेन होती है, इनकी लेंथ हैवी चेन से शॉर्ट होती है और इनका मोलिकुलर वेट 25,000 होता है। लाइट चेन सिर्फ 2 टाइप की होती हैं, कापा और लैम्बडा। अगर हम ह्यूमंस में देखें तो 60% ऑफ लाइट चेन्स कापा होती हैं और 40% लैम्बडा होती हैं, जो 3:2 में प्रेजेंट रहती है। अब किसी भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में जो लाइट चेन होंगी वो दोनों ही सेम होंगी। मींस या तो दोनों कापा कापा होंगी, ये भी कापा और ये भी कापा, या फिर लैम्बडा होगी, ये भी लैम्बडा और ये भी लैम्बडा, लेकिन कभी भी दोनों अलग अलग नहीं होंगे। ओके, मींस कि यहाँ पर कापा लाइट चेन है और यहाँ पर लैम्बडा लाइट चेन है, ऐसा नहीं होगा, दोनों सेम ही होंगे। लाइट चेन 214 एमिनो एसिड्स से मिलकर बना होता है। ओके,
सो लाइट चेन में एमाइनो एसिड नंबर कितने होते हैं? 214। सो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर का दूसरा सेगमेंट है रीजन्स ऑफ द चेन्स। मीन्स कि हैवी और लाइट चेन दोनों ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स में डिवाइडेड है। सो फर्स्ट रीजन है वेरिएबल रीजन। ओके, जो आप येलो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है वेरिएबल रीजन। तो जो फर्स्ट 110 एमाइनो एसिड होते हैं एमिनो टर्मिनल एंड की तरफ, लाइट चेन में भी और हैवी चेन में भी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं एमिनो टर्मिनल एंड की तरफ, लाइट चेन में भी और हैवी चेन में भी, फर्स्ट 110 एमाइनो एसिड सीक्वेंस ये कंस्टिट्यूट करते हैं वेरिएबल रीजन को। ओके, जिसे डिनोट करते हैं VL और VH से। ओके, वेरिएबल रीजन रिप्रेजेंट करते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स को। एंटीबॉडी में जहां पर एंटीजन बाइंड होती है उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल रीजन। ओके, तो वेरिएबल रीजन के अंडर एक और रीजन प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन। सो विद इन वेरिएबल रीजन कुछ जोन्स या हॉटस्पॉट प्रेजेंट होते हैं जो एमाइनो एसिड सीक्वेंस में हायर वेरिएशन या वेरिएबिलिटी शो करते हैं। मीन्स कि वेरिएबल रीजन में तो एमाइनो एसिड सीक्वेंस में वेरिएशन है ही, लेकिन वेरिएबल रीजन के अंडर भी हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं जो हायर एमाइनो एसिड सीक्वेंस में वेरिएबिलिटी शो करते हैं। हाइपर वेरिएबल रीजन ही एंटीजन बाइंडिंग साइट फॉर्म करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। सपोज एंटीजन का स्ट्रक्चर सर्कल शेप में है। सो इस हाइपर वेरिएबल रीजन की एबिलिटी होती है कि ये एंटीजन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही अपने आप को वेरी कर सकता है। ओके, जिससे होता क्या है कि जो डिफरेंट शेप की एंटीजन होती है उसको ये एंटीबॉडी इजीली कैप्चर कर लेती है। ओके, सो लाइट चेन में 3 हॉटस्पॉट होते हैं और हैवी चेन में 4 हॉटस्पॉट होते हैं। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है पैराटोप। पैराटोप उस साइट को कहते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन में जहां पर एंटीजन आके एक्चुअल में कांटेक्ट करता है। ओके, एंटीजन का जो पार्ट कांटेक्ट करता है उसे कहते हैं एपिटोप और एंटीबॉडी का जो पार्ट कांटेक्ट करेगा उसे कहेंगे पैराटोप। ओके, सो सेकंड रीजन है कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन कार्बोक्सिल एंड की तरफ प्रेजेंट होता है, टेल की तरफ। ओके, सो जितने भी आप ये रेड सेगमेंट्स देख रहे हैं ये है कांस्टेंट रीजन, और येलो सेगमेंट मींस वेरिएबल रीजन के अलावा जितने भी सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं कांस्टेंट रीजन को। ओके, जो लेंथ होती है कांस्टेंट रीजन की वो लाइट चेन में अप्रोक्सीमेटली 104 एमाइनो एसिड की होती है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि लाइट चेन की टोटल लेंथ 214 एमाइनो एसिड होती है, जिसमें से वेरिएबल रीजन में 110 एमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। सो जो रिमेनिंग एमाइनो एसिड सीक्वेंस होते हैं वो कांस्टेंट रीजन में प्रेजेंट होते हैं 104। लेकिन हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन में एमाइनो एसिड की सीक्वेंस वेरी करती है। गामा, अल्फा और डेल्टा हैवी चेन के एमाइनो एसिड सीक्वेंस होते हैं 330 एमाइनो एसिड, जबकि म्यू और एप्सिलॉन हैवी चेन में 440 एमाइनो एसिड सीक्वेंस होते हैं। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर का तीसरा सेगमेंट है हैवी एंड लाइट चेन डोमेन्स। सो ये हैवी और लाइट चेन्स डिफरेंट डोमेन्स में भी डिवाइडेड है। सो लाइट चेन्स में एक वेरिएबल डोमेन और एक कांस्टेंट डोमेन होता है। ओके, जिसे VL और CL से डिनोट करते हैं। लेकिन हैवी चेन में एक वेरिएबल डोमेन होता है जिसे VH से डिनोट करते हैं, और 3 से 4 कांस्टेंट डोमेन होते हैं जिसे CH से डिनोट करते हैं, जैसे CH1, CH2, CH3। हैवी चेन गामा, अल्फा और डेल्टा में 3 कांस्टेंट डोमेन होते हैं CH1, CH2 एंड CH3। लेकिन हैवी चेन म्यू और एप्सिलॉन में
4 कांस्टेंट डोमेन होते हैं CH1 टू CH4। ओके, तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर का नेक्स्ट सेगमेंट है हिंज रीजन। सो हैवी चेन गामा, अल्फा और डेल्टा के कांस्टेंट डोमेन 1 और कांस्टेंट डोमेन 2 के बीच में जो रीजन प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? हिंज रीजन। ओके, ये हिंज रीजन फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से ये इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल या एंटीबॉडी को अलाउ करता है कि ये एंटीबॉडी डिफरेंट पोजीशन में रीच कर सके। मींस एंटीजन डिफरेंट पोजीशन पर है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जिससे ये एंटीजन की तरफ आसानी से रीच कर सके। ओके, अब हैवी चेन एप्सिलॉन और म्यू, इन दोनों में ही ये हिंज रीजन एब्सेंट होता है। ओके, इन दोनों हैवी चेन टाइप में हिंज रीजन की जगह एक एडिशनल कांस्टेंट डोमेन प्रेजेंट होता है। ये हिंज रीजन एंजाइमेटिक डाइजेशन के लिए सेंसिटिव होते हैं, मींस एंजाइम्स के थ्रू ये डाइजेस्ट हो सकते हैं। सो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर का लास्ट सेगमेंट है फैब एंड एफसी रीजन्स। सो पहले डिस्कस करते हैं फैब रीजन को, जिसकी फुल फॉर्म है फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, जो कंसिस्ट होता है लाइट चेन और उसके कोरस्पोंडिंग हैवी चेन से। लाइट चेन और हैवी चेन से मिलकर ये एंटीजन बाइंडिंग साइट या फैब रीजन बनता है। इस फैब रीजन में ही वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होता है और यहीं पर ही एंटीजन की बाइंडिंग होती है। ओके, दूसरा रीजन है एफसी रीजन, जिसकी फुल फॉर्म है फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। ये एफसी रीजन कांस्टेंट डोमेन से मिलकर बना होता है, हैवी चेन के कांस्टेंट डोमेन से मिलकर बना होता है। ये रेड में जितना भी पोर्शन है ये एफसी रीजन है। ओके, और ये कांस्टेंट डोमेन से मिलकर बना होता है। ये एफसी रीजन एंटीजन से तो बाइंड नहीं करता है, क्योंकि एंटीजन की बाइंडिंग तो फैब रीजन में होती है। ठीक है, लेकिन ये एफसी रीजन इंटरैक्ट करता है इम्यून सेल सरफेसिस से। किससे इंटरैक्ट करता है? इम्यून सेल सरफेस रिसेप्टर से। इम्यून सेल्स के पास सपोज मैक्रोफेजिस, इसके पास एफसी रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, एफसी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो एफसी रीजन से अटैच होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और इंटरैक्ट करके क्या होता है? इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं। मींस जो यहां पर एंटीजन बाइंडिंग हुई है उसकी किलिंग होती है। ओके, तो हम एंटीबॉडी के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सो एंटीबॉडी का फर्स्ट फंक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है? सो एंटीबॉडीज पैथोजन या टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय बाइंडिंग एंड ब्लॉकिंग देयर एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद होस्ट सेल्स। अब देखिए कैसे। सपोज ये कोई बैक्टीरियल एंटीजन है जिसके सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है, तो कोई भी तो एंटीबॉडी क्या करती है? इस बैक्टीरिया के सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट है इससे बाइंड हो जाती है। इससे बाइंड होने के बाद होता क्या है कि ये बैक्टीरिया होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगी, मतलब होस्ट सेल से इंटरेक्ट नहीं। इसकी एबिलिटी इन्फेक्शन की न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइज। एंटीबॉडी का सेकंड फंक्शन है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है? सो ऑप्सोनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एंटीबॉडी मार्क करती है पैथोजेंस को डिस्ट्रक्शन करने के लिए, मतलब पैथोजन को किल करने के लिए एंटीबॉडी पैथोजेंस को मार्क करती है। कैसे? देखिए, सपोज सेम ये बैक्टीरिया है, इसके सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है और एंटीबॉडी इस पर बाइंड भी हो गई है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी जब इस पर बाइंड हो गई तो ये इस बैक्टीरिया को इसने इसे मार्क कर दिया। अब होगा क्या? जो फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, फैगोसिटिक सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स, इन फैगोसिटिक सेल्स पे, एग्जाम्पल के लिए मैक्रोफेज लेते हैं, इन फैगोसिटिक सेल्स पर एफसी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडी के ये एफसी रीजन से जाकर अटैच हो जाते हैं, जिससे
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है फैगोसाइटिक प्रोसेस के थ्रू। ओके, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। सो एंटीबॉडी का थर्ड फंक्शन है एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ओके, तो एंटीबॉडी कैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है? सेम, जब बैक्टीरियल एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंड करती है। ओके, जब एंटीबॉडी और एंटीजन बाइंड होते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। कैसे? हमारी बॉडी में ही ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन जैसे ये एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड कर जाते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स वन बाय वन सिक्वेंसली सीरियली एक्टिव होती रहती हैं। ओके, इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को सी से डिनोट करते हैं और ये वन बाय वन एक्टिवेट होकर फॉर्मेशन कर लेती हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का, जिसे मैक कहते हैं। ओके, तो ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या है? ये एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पैथोजन को लाइस कर देते हैं। लाइस कैसे करेंगे? कि सपोज ये पैथोजन है, ये इसके सरफेस पर एक चैनल क्रिएट कर देते हैं, ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से फ्लूइड का प्रेशर अंदर ज़्यादा हो जाता है और बैक्टीरियल सेल लाइज हो जाती है। ओके, और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑप्सोनाइजेशन को भी इनहेंस कर देती है। सो एंटीबॉडी का फोर्थ फंक्शन है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, एडीसीसी। सो एडीसीसी में होता क्या है कि एंटीबॉडी बाइंड करती है एंटीजन से, लेकिन ये बैक्टीरिया पे जो एंटीजन प्रेजेंट है उससे बाइंड नहीं करती है। ये इन्फेक्टेड सेल्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट सेल्स को पहले ही इन्फेक्ट कर चुके हैं और सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी उन सेल्स पर जाकर बाइंड होती है। ओके, अब इन्फेक्टेड सेल्स पर बाइंड होने के बाद जो एफसी पोर्शन होता है एंटीबॉडी का, वो इंटरेक्ट करता है एफसी रिसेप्टर से। किसके एफसी रिसेप्टर से? जो नेचुरल किलर सेल पे प्रेजेंट होते हैं। सो नेचुरल किलर सेल पर जो एफसी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो एंटीबॉडी के एफसी रीजन से जाकर बाइंड करते हैं और टारगेट सेल या इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, तो ये कुछ मेन फंक्शन थे एंटीबॉडी के।